गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करूँगा। इस एक्सप्लेनेशन में आप डिफरेंट ऑर्गन के मैकेनिज़्म को देखेंगे कि किस तरीके से कौन सा बॉडी ऑर्गन कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है, इसी का एक्सप्लेनेशन करना है। हमारे बॉडी में डिफरेंट सिस्टम की जो हम बात करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए होता है। तो उसी तरीके से न्यूट्रिशन के लिए जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में, उस कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और ये एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होगा और आपके बॉडी में ये लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पॉइंट यानी एनस तक होता है। इसका मतलब माउथ टू एनस तक में जितने ऑर्गन्स हैं ये सभी ऑर्गन्स को कॉमनली यानी कंबाइंड फॉर्म में हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अभी आप एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसका दोनों एंड यानी माउथ टू एनस ओपन होता है, लेकिन ये पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में देखें तो इसी स्ट्रक्चर के अंदर जो फूड इंटेक करते हैं हम लोग, उस फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउनिंग हो जाती है, जिससे हमें एनर्जी मिलता है। अब एलिमेंट्री कैनाल में देखें तो हमारे बॉडी के दो तरह के सिस्टम यानी ऑर्गन और दूसरा पार्ट ग्लैंड्स का होता है। इस दोनों का इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारा बॉडी ऑर्गन और साथ ही साथ ये ग्लैंड्स, इस ग्लैंड्स के सिक्रीशन से जो एंजाइम्स मिलता है, उस एंजाइम्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो केमिकल ब्रेकडाउनिंग को इनिशिएट करता है, जिससे फूड अपने सिंपलर फॉर्म में बदलते चले जाते हैं। और इस ऑर्गन का काम है कि डिफरेंट ऑर्गन के हेल्प से भी इस फूड का फिजिकल ब्रेकडाउनिंग होती है। तो जब फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउनिंग दोनों साथ साथ होती है, तब जाके फूड का कंप्लीटली ब्रेकडाउनिंग हो जाता है। अब ऑर्गन में कौन कौन से पार्ट और कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ऑर्गन में मेनली अगर आप देखें तो हमारा ये ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कह लें, ये अंदर का पार्ट। अब इस बक्कल कैविटी में आप देखें तो टीथ, टंग एंड साथ ही साथ सलाइवरी ग्लैंड, ये तीन का कॉम्बिनेशन आपके बक्कल कैविटी को बनाता है। तो फर्स्ट ऑर्गन हो गया हमारे न्यूट्रिशन में हेल्प करने वाला, वो है हमारा बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद का ये थोरेसिक रीजन है। यहाँ पर लैरिंग्स एंड फेरिंग्स होता है। वैसे इसका डाइजेशन से कोई खास रिलेशन नहीं होता, लेकिन बक्कल कैविटी लैरिंग्स के बाद ही यहाँ से दो ट्यूब आता है, जो एक विंड पाइप और दूसरा फूड पाइप में कन्वर्ट होता है। और इसी जंक्शन पॉइंट पर एपिग्लोटिस होती है, जिसका काम होता है रिदमिक फॉर्म में इस दोनों अपर्चर को ओपन या क्लोज करना। इट मीन्स जब हम फूड निगल रहे होते हैं अंदर, तो उस समय हमारा विंड पाइप वो एपिग्लोटिस कवर्ड कर लेता है। और जिस समय हम कोई खाना नहीं खा रहे होते, सिर्फ सांस ले रहे होते हैं, तो उस समय हमारा विंड पाइप ओपन रहता है, यानी एपिग्लोटिस उस विंड पाइप को ओपन रखता है एंड फूड पाइप को क्लोज रखता है। इसके बाद
फूड पाइप जिसे आप ओइसोफेगस के नाम से जानते हैं, और ओइसोफेगस के बाद हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर जो बॉडी का होता है जिसे स्टोमक कहते हैं, स्टोमक है। स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो कौन कौन सा ऑर्गन का नाम बताया? माउथ, फेरिंग्स और लैरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इतने ही ऑर्गन होते हैं मेनली जो डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद आती है ग्लैंड्स की बात। तो ग्लैंड्स आपके माउथ में सैलिवरी ग्लैंड होता है, उसके बाद स्टोमक के वाल से एंजाइम सिक्रीट होता है जिसे आप हेपेटिक ग्लैंड कहते हैं। इसके बाद लीवर से एंजाइम सिक्रीट होता है बाइल जूस के फॉर्म में, जो गोल ब्लैडर में स्टोर होता है, तो गोल ब्लैडर का काम हो गया। इसके बाद पेनक्रियाज ग्लैंड है जिसे आप पढ़े होंगे, मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, मिक्स ग्लैंड है। और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल से भी एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसे आप इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं, उससे एंजाइम सिक्रीट होता है, वो भी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमारे पूरे बॉडी में जो डाइजेशन में हेल्प करने वाले एंजाइम्स हैं वो हैं सैलिवरी ग्लैंड, हेपेटिक ग्लैंड, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इस तरीके से 5 ग्लैंड्स हैं जिसका सिक्रीशन डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये 5 ग्लैंड्स और रेस्ट दूसरे जो मैंने ऑर्गन्स का नाम लिया, इतने ही कंबाइंड फॉर्म में एलिमेंट्री कैनाल में अपने एक्शन में आते हैं और फाइनली फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। अब हम सबसे पहले देखें माउथ किस तरीके से डाइजेशन में हेल्प करता है। तो डाइजेशन से पहले का स्टेप जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का है उसे आप कहते हैं इंजेशन, जिसमें आपने सराउंडिंग से फूड को इंटेक किया अपने हैंड के थ्रू, बस इंजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जैसे ही फूड आपने इंटेक कर लिया तो ये बक्कल कैविटी में फर्स्ट वर्क जो है, फंक्शनिंग जो है टीथ का शुरू हो जाता, जो फूड का फिजिकल ब्रेकडाउनिंग करता है, यानी आपने जिस साइज का फूड इंटेक किया हो उससे उसको फिजिकली स्मॉलर साइज में वो कन्वर्ट कर देता है, क्रशिंग करता है। जब टीथ क्रशिंग कर रहा होता ठीक उसी समय आपके बक्कल कैविटी के सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रीशन होता है और वो सलाइवा ट्राइलिन एंजाइम भी कंटेन करता है जो उस क्रस्ट फूड के साथ मिक्स होता है और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन इनिशिएट होती है, जिससे कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो सुक्रोज का कन्वर्सन माल्टोज में ये केमिकल चेंज की तरह है, लेकिन लार्जर साइज ऑफ फूड को स्मॉलर साइज में बदलना फिजिकली, वो फिजिकल चेंज था। तो इस तरीके से दोनों डाइजेशन, फिजिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता माउथ से। लेकिन याद क्या रखना कि माउथ में एक ही एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करना इनिशिएट करता है। अब क्या होता है कि जैसे ही इस कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्सन इनिशिएट हो जाएगा तो जो कार्बोहाइड्रेट आपने फूड में इंटेक किया है अब आपको च्यूइंग करने में वो स्वीटनेस का एहसास देता है, मीठा लगने लगता है। देन आफ्टर ये जो क्रस्ट फूड था अब बोलस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग इस बोलस को इनगल्फ करते हैं, यानी अंदर की तरफ घोंटते हैं। तो अंदर में यहाँ पर बक्कल कैविटी के नीचे ये फूड पाइप है, लैरिंग्स के ऊपर का पार्ट बक्कल कैविटी और उसके नीचे का पार्ट लैरिंग्स कहलाता है, फूड पाइप कहलाता है। तो लैरिंग्स में जैसे ही लैरिंग्स के पास फूड आएगा तो वहाँ पर एपिग्लोटिस उस बोलस को
टेस्ट अंदर की तरफ यानी फूड पाइप की तरफ भेज देता है, क्योंकि विंड पाइप एपिग्लोटिस कवर करके रखता है। अब फूड गया कहाँ? एसोफेगस। एसोफेगस में अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी ना तो केमिकल चेंज होता है ना ही फिजिकल चेंज होता है, लेकिन इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, और यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण ये बोलस अब वहाँ पर एस्टोमेक के तरफ बढ़ते हुए फाइनली एस्टोमेक के अंदर चला जाएगा, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है। याद रहे कि एसोफेगस का जो इनर वॉल होता है उसमें म्यूकस का सिक्रीशन होता है, और वो म्यूकस उस पाइप को अंदर के तरफ से और ज़्यादा स्लिपरी बना देता है, ताकि फूड को नीचे की तरफ फिसलने में आसानी हो। अब फूड इंटर कर जाएगा स्टोमक में, तो एसोफेगस और स्टोमक का जो जंक्शन पॉइंट होता है, उस जंक्शन पॉइंट पर एक वल्व होता है, जिस वल्व को हम स्फिंक्टर कहते हैं। इस स्फिंक्टर का काम है कि बोलस को वो इनसाइड द स्टोमक तो आने देगा, लेकिन स्टोमक से बाहर की तरफ वो नहीं जाने देता है। वल्व का कहीं भी काम होता है यूनिडायरेक्शनल वो फंक्शन को मैनेज करे। अब फूड आ जाएगा स्टोमक में, तो स्टोमक में आने के बाद क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान से आपको समझना है। स्टोमक का जो वॉल है वो वॉल 3 लेयर में बटा हुआ होता है, तो बाद बाकी लेयर से अभी आपको नहीं लेना देना, लेकिन इनर लेयर जो है होता है उसमें होता है ऑक्सेंटिक सेल, और उस ऑक्सेंटिक सेल से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है फूड के डाइजेशन में, क्योंकि जैसे ही फूड आपने सराउंडिंग से माउथ में लिया और माउथ से च्यूड करते हुए बोलस के फॉर्म में स्टोमक में गया, हो सकता है कि इसमें डिफरेंट तरह के जर्म्स चाहे वाटर के थ्रू या फूड के थ्रू या एयर के थ्रू आपके माउथ के थ्रू स्टोमक में आ गया। तो HCl का सबसे पहला फंक्शन होता है कि इस फूड के थ्रू आए हुए जो भी जर्म्स हैं उस जर्म्स को किल करना। तो अब आपका फूड जर्म्स फ्री हो गया। दूसरा फंक्शन होता है HCl का कि ये पेप्सिन हार्मोन का सिक्रीशन जो स्टमक के वाल से होता है, ये पेप्सिन इनिशियली पेप्सिन के फॉर्म में नहीं होता, ये पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है, और यही पेप्सिनोजेन जब HCl के साथ कंबाइंड होगा देन आफ्टर यही पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब व्हाट इज पेप्सिन? तो पेप्सिन इज एन एंजाइम व्हिच आर एबल टू डाइजेस्ट प्रोटीन। अब हमने जो फूड में प्रोटीन लिया है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा कौन? पेप्सिन। 2 फंक्शन हो गया। एंड थर्ड फंक्शन है HCl का कि ये आपके स्टमक के मीडियम को एसिडिक मीडियम में प्रोवाइड करता है। क्यों? तो पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकता है। अगर मीडियम उसका अल्कलाइन रहेगा तो फिर पेप्सिन का एक्शन प्रोटीन पर नहीं होगा और आपके स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होगी। तो ये 3 मेन फंक्शन हो गए। इट किल्स द जर्म्स, सेकेंड इट कन्वर्ट्स पेप्सिनोजेन इनटू प्रोटीन, एंड थर्ड इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम इन व्हिच पेप्सिन एक्ट ऑन प्रोटीन, एंड फाइनली प्रोटीन कन्वर्ट इन पेप्सिनोजेन एमिनो एसिड। तो इस तरीके से आपके स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन इनिशिएट होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि स्टमक का मीडियम एसिडिक है, और याद रहे कि एसिडिक मीडियम में आपके फूड के थ्रू जो टाइलिन आया है वो टाइलिन काम नहीं करता। इसका मतलब है कि आपके स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टॉप रहता है। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी किसी भी तरह के एंजाइम का सिक्रीशन स्टमक में नहीं होता। इसका मतलब है कि फैट का भी डाइजेशन आपके स्टमक में नहीं होगा। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन स्टॉप है,
फैट का भी डाइजेशन स्टॉप है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पर इनिशिएट हुआ और सिंपल प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल भी जाते हैं। आपके इंटेस्टाइनल वॉल से म्यूकस का भी सिक्रीशन होता है, जो म्यूकस उस फूड के साथ यानी बोलस के साथ मिक्स होता है और मिक्स होके उसे और सिंपलर फॉर्म में, स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक कर देता है। अब इस फूड को हम कहते हैं काइम। तो याद रहे, स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है। जैसे ही प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट होगा, लेकिन सभी प्रोटीन का नहीं, सिंपल फॉर्म में जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन यहाँ पर शुरू हो जाता है। स्टोमक में फूड 4 to 6 आवर्स रहते हैं। अब 4 to 6 आवर के बाद यहाँ पर फूड जो है वो काइम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टोमक, माउथ से जो फूड आया था स्टोमक में, उस फूड को हम कहते थे बोलस। और स्टोमक से जब अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करेगा तो उस फूड को हम कहते हैं काइम। नेक्स्ट वीडियो में हम स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, किस तरीके से होता है, उस चीज़ के बारे में बताएंगे। ओके।